बहुत बहुत धन्यवाद आरसीएम के तमाम लीडर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो भी एसोसिएट बायर हैं उनको मेरा नमस्कार। मेरा नाम मुकेश कोठारी है और मैं भीलवाड़ा राजस्थान से बिलोंग करता हूं। 1973 में मेरा जन्म भीलवाड़ा में हुआ और अपनी इंटर एजुकेशन मैंने भीलवाड़ा राजस्थान में ली। आई एम सिंपली बीकॉम। ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं मैं। आप में से कई लोग अगर मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो मैं आपकी बुद्धिमत्ता को, आपके एजुकेशन को प्रणाम करता हूं। जैसा कि मैंने बताया कि बीकॉम तक का मैंने एजुकेशन पूरा किया है और अपनी जीवन का इकोनॉमिकल करियर मैंने चालू किया था बीकॉम करने के बाद। और बीकॉम करने के बाद इकोनॉमिकल करियर 750 रुपए की नौकरी से मेरा चालू हुआ था। एज ए मार्केटिंग असिस्टेंट के रूप में एक कपड़े बनाने वाली कंपनी के अंदर मैंने अपना 750 रुपए का जॉब चालू किया। उस 750 के जॉब को करते करते जब मेरे 6 से 7 साल बीत चुके थे तब डायरेक्ट सेलिंग का पहला सिस्टम आरसीएम मेरे जीवन में आया। इसके पीछे एक बहुत लंबी सी कहानी है और वो सीखने वाली कहानी यह है कि जीवन में जब हम ये सोच लेते हैं कि हमें आगे बढ़ना है और जब दिशाएं शुरू से ही निर्धारित हो जाती है तो फिर आपका आगे जाना एकदम फाइनल होता है। दोस्तों, यूं तो मैंने अपना इकोनॉमिकल करियर जो है वो चालू किया था जब मैंने बीकॉम का एग्जाम दिया 19.5-20 साल की एज में। लेकिन पैसे कमाने की जो लालसा होती ना वो मेरे पास बचपन से ही थी और वो मोटिवेशन फैक्टर था मेरे पास पैसे कमाने। एक इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से, एक ऐसी फैमिली से मैं बिलोंग करता था जिसका इकोनॉमिकल स्टेटस ज्यादा अच्छा नहीं हुआ करता था। 6 भाई बहनों के परिवार में, पूरी फैमिली में सबसे छोटा मैं था और मेरे फादर जब मैं 9 साल का था तब रिटायर्ड हो गए थे, डिफेंस में थे। फिटनेस वो साथ नहीं देते थे, इस वजह से मुझे मेरे फादर को कंपल्सरी रिटायरमेंट लेना पड़ा और बीकॉम होने के बाद एक प्राइवेट नौकरी से अपना करियर चालू किया बिना रिजल्ट का इंतजार। और पहले मैंने जमकर काम किया और पहले मैंने जमकर काम करने के बाद मुझे पहले महीने की सैलरी दी गई 750 रुपए, 750 रुपीज। 750 को लेकर मैं पूरे दिन भर डिस्टर्ब रहा। घर पर गया, खाना नहीं खाया, रात भर रोया। सुबह जब मैंने गेट नहीं खोला तो मेरे मदर फादर मेरे रूम में आए, दरवाजा खटखटाया और जब उन्होंने मुझे देखा तो मेरी आंखें सूजी हुई थी, लाल थी। मैंने रात भर नींद नहीं निकाली थी और मैं रो रहा था। तो मेरी मदर ने मेरे से धीरे से पूछा, क्या प्रॉब्लम? अभी तो हम जिंदा हैं। सभी के माँ बाप ऐसे हो। बच्चों को जब परेशानी आती है तो माँ बाप पे क्या बीतती है आप सोच नहीं सकते। तो मेरी माँ ने कहा, अभी तो हम जिंदा है ना, क्यों रो रहा है? तो मेरी माँ को मैंने रोते रोते कहा कि वो जो मेरा बॉस है ना, मुझे 750 रुपए का समझता है। तो मेरे माँ ने मेरे सिर पर हाथ रख के बोला, नहीं रे भाई, तू तो करोड़ों का है। सभी की माँ ऐसी होती, तू तो करोड़ों का है, 750 रुपए का नहीं। तो मेरे फादर ने मुझे कहा कि अरे तेरी क्या पहली इनकम है जो रो रहा है? दिस इज योर फर्स्ट इनकम। अभी तुम्हारा करियर चालू हुआ है। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि तुम्हारी इनकम अभी कहाँ है, कितनी है। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम्हें जाना कहाँ है। तो मेरे भाइयों, ये लाइन में स्पेशली कोट करना चाहूंगा कि अभी आपकी क्या सिचुएशन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपका लक्ष्य है कि नहीं है, जाना कहाँ है। उसका लक्ष्य अगर आपका जिंदा है ना तो आप पहुंच जाएंगे। कंसिस्टेंसी के साथ आप काम करेंगे तो वहां तक पहुंच जाएंगे। खैर, 7-8 साल तक मैंने प्राइवेट जॉब किया और 7-8 साल तक प्राइवेट जॉब करने के बाद मेरी कंपनी में मेरे ही बॉस थे मिस्टर प्रहलाद राय। मैं सैल्यूट करता हूं, उनकी वजह से मैं इस बिजनेस में आया। प्लान बताया डायरेक्ट सेलिंग का और मुझे इनवाइट किया। अब ये कहानी मैं इसलिए आपको सुना रहा हूं, ये सारी स्टोरी मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि यहाँ पर एक एक बिंदु ऐसा है जिससे आपको सीखने को मिले। अगर मेरा निर्माण हुआ है तो मेरी अपलाइनों की वजह से हुआ और मेरी अपलाइन ने हर बात, हर जगह मुझे एक एक पॉइंट पर सिखाया किस जगह तुम्हें करना क्या है। तो मेरी अपलाइन ने मुझे पहली मीटिंग के लिए इनवाइट किया और मुझे कहा रात को 8 बजे, मुकेश तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैंने कहा क्या हेल्प चाहिए? कि भाई जो सैलरी है ना वो परवड़ती नहीं। मुझे बहुत खुशी हुई। हमारे अधीनस्थ, हमारा जो कर्मचारी है, हमारा जो बॉस है, वो खुद कह रहा है कि उसकी जो सैलरी है वो पूरी नहीं पड़ती, नहीं परवड़ती। इसका मतलब हमारे पक्ष में कोई बात होने वाली। तो मैंने मेरी अपलाइन से कहा, सर आप एकदम सही कह रहे हैं। हाँ में हाँ मिलाई कि सर हमें जो सैलरी मिलती है ना वो परवड़ती नहीं। तो मेरे बॉस ने कहा
कि भाई मैं नौकरी के साथ साइड में बिजनेस करना चाहता हूँ। मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि मैंने अभी तक बॉस को बताया नहीं था कि मैं साइड में साइड बिजनेस करता था, क्योंकि मैं साइड में साइड नौकरी के साथ भी बिजनेस करता था दोस्त। कंपनी मुझे कलकत्ता में भेजती थी ना, मैं कलकत्ता से कभी सीडी प्लेयर लाकर भिलवाड़ा में भेज देता था, कभी हेनरी हिल की शर्ट लाकर भिलवाड़ा में भेज देता था, और जब भी मुझे कोई मौका मिलता था बेचने का, मैं बेच देता था। और ये काम मैं लगातार करता था जब मैं नौकरी के दौरान। तो मेरे बॉस ने कहा कि यार तू जैसे बिजनेस करता ना, तू जैसे बिजनेस करता। मैं एकदम चौंक गया, सर आप ये क्या बोल रहे हैं? तो मेरे बॉस ने कहा भाई तेरा बॉस हूं, तू क्या करता है मुझे पता है, लेकिन तूने मेरे को काम को कभी डिस्टर्ब नहीं किया, इसलिए मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मेरे को सिर्फ तुम्हारी हेल्प लगेगी। मैंने कहा क्या हेल्प लगेगी? तो उन्होंने कहा हेल्प ये लगेगी कि भाई मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे फोर फादर कोई बिजनेस में रहे नहीं है, मेरे पास बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं है। तो प्लीज तुमने क्योंकि बिजनेस किया हुआ है, इसलिए मुझे कौन सा बिजनेस करना है इसके बारे में राय दो। मेरे कुछ साथी मेरे को फोन पर बिजनेस बता रहे थे, लेकिन मैं समझ नहीं पाया, इसलिए मैंने सुबह 10 बजे मेरे घर पर बुला लिया है। इसलिए तुम सुबह 10 बजे मेरे घर पर आ जाओ और उनसे बिजनेस समझ लो, समझकर मुझे ये बता देना कि मुझे इस बिजनेस को करना है कि नहीं करना। दोस्तों मुझे पहली बार इनवाइट किया गया एज ए एक्सपर्ट के रूप में। मुझे नहीं कहा गया कि तुम आरसीएम करना, तुम ज्वाइन कर लेना, तुम्हें मैं समझाना चाहता हूं। इसे कहते हैं द इनविटेशन। इनविटेशन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इस पर पूरी किताब लिखी जा सकती है। इनविटेशन का कोई एक सटीक रूल नहीं है कि ये करेंगे तो ये इनविटेशन सही हो गया। इनविटेशन एक साइंस है, वो हर व्यक्ति के साथ अलग अलग जगह पर बैठती है। अगर एक ऐसी व्यक्ति को आप इनवाइट कर रहे हैं जो आपसे उम्र में बड़ा है, या आपसे इनकम में बड़ा है, या आपसे नॉलेज में बड़ा है, उससे अगर आप कहेंगे सिखाने की बात तो उसका ईगो भड़क जाए। तो मेरे बॉस ने देखा कि बिजनेस में करता हूं और मेरे बॉस से ज्यादा साइड इनकम मेरी है, तो मेरे बॉस ने मेरे ईगो को नहीं भड़काया। उसने मुझे कहा तेरे से राय लेनी है, तेरे को नहीं बिजनेस बताना, तेरे को करना भी नहीं है, तेरे से राय। इसी तरह हर व्यक्ति को इनवाइट करने का तरीका अलग होगा। जब आप सेमिनार में या काउंसलिंग मीटिंग में आप ले जाते हैं, या फिर आप प्रेजेंटेशन या प्लान के अंदर आप ले जाते हैं, तो आपको अलग अलग तरीके से इन्विटेशन देना पड़ेगा। अगर एक लेडीज है तो लेडीज के सामने कल पैसों की बात करोगे तो लेडीज इस बिजनेस में नहीं आएगी। लेडीज की ज्वलंत प्रॉब्लम है फ्रीडम। वो अपने घर में रहकर बच्चे को पालकर तंग आ चुकी है, उसे एक ऐसी चीज चाहिए जिससे आजादी मिल जाए। तो उन्हें आजादी पसंद आती है, लेकिन जिसकी कम इनकम है उन्हें इनकम पसंद आती है। एक गरीब आदमी को एक काम चलाओ इनकम पसंद आती है, लेकिन एक करोड़पति आदमी वो मान सम्मान के लिए इस बिजनेस में आएगा, वो पैसों के लिए नहीं आएगा। यहाँ पर हर व्यक्ति का अलग क्राइटेरिया है और आपको इस साइंस को समझना पड़ेगा। जब किसी को आप इनवाइट करें तो आपका तरीका होना चाहिए कि किस व्यक्ति को आप इनवाइट कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको अपने डायलॉग को सेट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको बोलना पड़ेगा। तो मेरी अपलाइन ने मुझे कहा सुबह 10 बजे आ जाना और तुम समझकर मुझे बता देना कि मुझे इस बिजनेस को करना है कि नहीं करना। और साथ में 3 बातें होंगी। देखिए एक अपलाइन कैसे महान बनती है जो मैं आपको बताता हूं। मेरी अपलाइन ने मुझे 3 बातें और बोली। पहला, ए भाई टाइम का जरूर ध्यान रखना, 10 बजे ही आना। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन का मामला है, अगर तू छूट गया तो समझेगा नहीं, और समझेगा नहीं तो राय नहीं दे पाएगा। इसलिए टाइम पर 10 बजे आ जाना। बातों बातों में उन्होंने मुझे बता दिया कि लेट नहीं हो। दूसरा बोला पेन डायरी जरूर लेते हुए आना, क्योंकि तुझे नोट भी तो करना पड़ेगा। अगर तेरा कुछ छूट गया तो जीवन तो मेरा बर्बाद हो जाएगा ना। तो पेन डायरी के लिए भी बोल दिया और बोला ए भाई आगे आगे आकर बैठना ताकि ढंग से समझ में आए। 3 बातों से मेरे कमिटमेंट कराया, और मैं तीनों बातें इसलिए मान गया क्योंकि वो मुझे नहीं कह रहे थे, वो मुझे नहीं कह रहे थे कि तुझे प्लान देखना, वो कह रहे थे कि तुझे प्लान समझकर मुझे बता। और मैं आगे जाकर चुपचाप बैठ गया और बताने लगा, देखने लगा। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा माजरा। पहली बार डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में या मीटिंग में कोई नया आदमी आता तो उसे कुछ समझ में नहीं आता। अगर उसको कुछ भी नहीं बताओ तो समझ में नहीं आता। अगर थोड़ा माइंड प्रिपेयर किसी का है तो ठीक है, वो टिक जाएगा। लेकिन नया आदमी उछलता है स्प्रिंग की तरह, बार बार वो सोचता है अरे कर क्या रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, मुझे बताना क्या चाहते हैं। अब हुआ ये
कि एक आदमी राजस्थान में अगस्त का महीना, टेम्परेचर 48 डिग्री, एक आदमी आया टाई और सूट पहनकर। मैं बड़ा परेशान हो गया। उस समय गूगल वगैरह होता नहीं था, मोबाइल नहीं होता था। अगर गूगल होता तो मैं फटाफट टाइप करके पूछ लेता, गूगल बता ऐसे कौन से प्रदेश के आदमी हैं जिनको गर्मी में सर्दी लगती है और इन्होंने गर्मी में सूट क्यों पहन रखा है। ये बात समझ में नहीं आई मेरे को। तो मैंने पड़ोसी को गोली मार के धीरे से कहा कि भाई साहब, क्या आप बता सकते हैं कि इन लोगों ने सूट क्यों पहन रखा है। तो मेरा पड़ोसी भी शायद नया था, वो मुझे कहता है यार मैं भी 15 मिनट से यही सोच रहा हूँ। तो हम दोनों मुस्कुरा गए। और जब हमारे जैसा आदमी हमें मिलता है तो बहुत खुशी होती है। आप लंदन में जाते हो, जब इंडिया का आदमी लंदन में मिल जाता है ना आपको, तो आपको बड़ी खुशी होती है कि मेरे गांव का आदमी मुझे मिला है ना। उस समय इंडिया के किसी भी प्रदेश का आदमी है आपको प्यारा लगेगा क्योंकि आप लंदन में। उसी तरह जब आप किसी से पूछते ना, हेलो हाउ आर यू, क्या हालचाल है आपके, और सामने वाला हाथ मिलाकर कहता है बस ठीक है, चल रही है, कट रही है, अगर वो ऐसा बोलता है तो आपके चेहरे पर बिल्कुल मुस्कुराहट आती है। क्यों मुस्कुराहट आती है? क्योंकि आपको जब वो बोलता ना मेरी कट रही है, तो आप सोचते हैं ये तो मेरा भाई है, इसकी भी कट रही है और मेरी भी कट रही है, और आपको खुशी होना चालू हो जाती है। क्योंकि जब हमारे जैसा आदमी हमें मिलता है तो हमें बहुत खुशी होती है। तभी तो हमारे गुण मिलते हैं और तभी तो दोस्ती पक्की होती है। अब चुपचाप केरल में देखता रहा, दूसरा आदमी कार्टून आया, उसने भी सूट पहन रखा और सूट पहनकर आते ही बोलता है ताली बजाओ, ताली बजाओ। मैंने कहा यार मैं क्यों ताली बजाऊं, और भगवान कसम मैंने ताली नहीं बजाई। और आप भी अगर मेरी बात पर ताली नहीं बजा रहे हैं, कसम खुदा की खाकर कहता हूं आप मेरी जगह पर आने वाले, मेरी जगह पर आएंगे। क्योंकि ताली नहीं बजाना, मैंने ताली नहीं बजाई तो मैं आ गया यहाँ पर, आप ताली नहीं बजाएंगे तो आप ही वही पर आ जाए। तो ताली बजाना कोई कामयाबी का राज नहीं हो सकता। तो मैंने ताली नहीं बजाई। फिर वो थोड़ी देर में थक हार के चला गया। फिर तीसरा कार्टून आया, उसने भी सूट पहन रखा। वो कहता है भाई साहब ये कंपनी अभी चालू हुई है, 2 दिन हुए हैं, लेकिन ये व्यक्ति जो है इसने इतना काम किया, इसको इस महीने 500 रुपए का चेक आने वाला है। उस समय चेक आता था, उस समय ऑनलाइन ट्रांसफर की सिस्टम नहीं था इंडिया में। चेक आने वाला है, इसको 500 रुपए का चेक आने वाला है, बजाओ ताली। मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा 500 का चेक इसको आने वाला है और ताली मैं बजाऊंगा? अरे 500 का चेक इसको आने वाला है तो इसकी बीवी बजाएगी ताली, इसकी माँ बजाएगी ताली, इसका बाप बजाएगा ताली, इसके लोग बजाएंगे ताली, इसके 500 आने पे मैं क्यों ताली बजाऊं? और आम आदमी इस तरह से ताली नहीं बजाता। जब भी वो बैठता है मीटिंग सेमिनार में, ऐसे ताली नहीं बजाता। उसके मन में बहुत सारी गड़बड़ सड़बड़ चल रही होती है और वो उसी हिसाब से उस बात को देखता। और भाई साहब मैंने ताली नहीं बजाई। लेकिन चौथे नंबर पे एक कार्टून आया, वो कहता है दोस्तों, भाई और बहनों, मैं अब आपके सामने बुलाने जा रहा हूं दुनिया के सबसे बड़े कार्टून को, सबसे लास्ट। मैं चुपचाप खड़ा हो गया। मैंने कहा शायद यही सब कुछ समझाएगा जिसे मैं कार्टून कह रहा हूं ना। आज मेरे वो धर्म गुरु हैं, भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है। इतना कहने के बाद भी मुझे लगता है कि मैंने उनके सम्मान में कोई कमी रख दी। मेरी ग्रेट अपलाइन, अगर आज मैं इस सृष्टि में इस लायक हूं तो उसकी एकमात्र कहानी है वो मेरी ग्रेट अपलाइन मिस्टर प्रहलाद राय एंड मिस्टर बी.सी. छाबड़ा साहब। उनकी वजह से मैं, तो बी.सी. छाबड़ा जी स्टेज पर आए और बी.सी. छाबड़ा जी आते ही बोलने लगे। थोड़ी देर तक तो मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, लेकिन उनकी डायलॉग डिलीवरी इतनी जोरदार होती है, उनका ऑरा इतना कमाल का होता है। उनकी डायलॉग डिलीवरी जब आप बोलते हैं तो एक कहानी के अंदर दूसरी कहानी डाल देते हैं, कविता डाल देते हैं, डायलॉग डाल देते हैं, और इतना फ्रिक्वेंटली वो बोलते हैं कि आदमी पल के नहीं झपका था। और भाई साहब थोड़ी देर बाद तो मैं भूल ही गया कि आया क्यों। भाड़ में गया बिजनेस। मैं तो उस व्यक्ति को देखने लगा और वो बहुत अच्छे अच्छे चुटकुले सुना रहा है, बहुत अच्छे अच्छे किस्से सुना रहा है, कहानी सुना रहा है। और भाई साहब मैं तो थोड़ी देर बाद भूल गया कि मैं यहाँ आया क्यों हूं, और मैं तो किरदार में खो गया। किरदार में खोना किसे कहते हैं? किरदार में खोना उसे कहते हैं जब आप मेंटली वहां पर बैठे हुए नहीं है, मेंटली कहीं चले जाते हैं और फिजिकली एक जगह पर बैठ जाते हैं। जैसे किरदार में खोना किसे कहते हैं? हमारी कुछ बहनें हैं जब फिल्म देखने जाती है तो इमोशनल हो जाती है, और बहनें ना फिल्मों में रोना चालू कर देती है, वो किरदार में घुस जाती है, वो ये भूल जाती है कि फिल्म चल रही है। उसी तरह से मैं भी किरदार में खो गया, मैं भूल ही गया कि मैं आया क्यों। और भाई साहब मैं तो उछल उछल के ताली बजाने लगा, सीटियां बजाने लगा, तेज तेज चिल्लाने लगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब होता क्या था कि मैं जब तेज तेज चिल्लाता था, सीटी बजाता था, चालू ताली बजाता था,
तो मेरा बॉस 1 सेकंड बाद मुझे देखकर मुस्कुरा। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे 1 सेकंड बाद इसको क्यों बात समझ में आ रही, मेरे साथ साथ क्यों समझ में नहीं आ रही। फिर बाद में पता चला कि ये इसलिए मुस्कुरा रहा है क्योंकि मेरा कंफर्म हो गया कि मुझे भी समझ में आ गया। जब आप मीटिंग में जाते हो, आपका आदमी जब मुस्कुराता है तो आपको खुशी होती है कि नहीं होती, है ना? सही बताओ, खुशी होती है कि नहीं होती? वो आपका आदमी अगर मुस्कुरा रहा है तो आप क्या सोचते हैं? मेरा काम हो गया है ना, ये समझ गया। तो मैं मुस्कुराया तो मेरा बॉस मुस्कुरा रहा। और थोड़ी देर बाद सेमिनार खत्म हो गई। सेमिनार खत्म हो गई तब मुझे याद आया, अरे बाप रे, मुझे तो लिखना था और मैंने तो एक लाइन भी नहीं लिखी कि करना क्या है बिजनेस में। अब मेरा बॉस मेरे पास आएगा और मेरे से पूछेगा करना है कि नहीं करना, बता। तो मैं क्या बताऊंगा? मेरे को तो खुद को पता नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैंने कहा यार भाई साहब, पिन छुड़ाना पड़ेगा। मैंने अपनी डायरी पकड़ी और चुपके से अपने स्कूटर की तरफ भागा। मैंने कहा चुपचाप बैठ जाऊंगा, कल का जो होगा कल देखेंगे, कल ऑफिस में मिलेंगे तब देखेंगे। लेकिन आपको जो लेके आया ना, उसकी आंखें, यानी ये दोनों कैमरे केवल आप ही के ऊपर होते हैं। आप भी जब किसी नए आदमी को लेकर आते हैं ना, तो आप बार बार बारीक निगाह से देखते हैं, चुपके चुपके से देखते हैं कि इसके अंदर क्या चल रहा है, इसके अंदर क्या परिवर्तन आ रहा है। तो मैं स्कूटर की तरफ भागा तो मेरा बॉस मेरे पीछे पीछे आ गया। अब मैं एकदम डर गया। मुझे लगा कि अब ये पूछेगा क्या करना है कि नहीं करना, लेकिन उसने ऐसा पूछा ही नहीं। उसने तो क्या पूछा है, कैसा लगा? आपको भी ऐसे ही पूछेंगे और आप भी ऐसे ही पूछते हैं जो नए आदमी हैं, कैसा लगा? मैं शांत होकर मैंने कहा सर बहुत अच्छा लगा, बढ़िया बढ़िया काम था। तो उसने रिकन्फर्म किया, वास्तव में अच्छा लगा? मैंने कहा यस सर, बहुत अच्छा लगा है मुझे। तो कहा ठीक है, सी यू इन मॉर्निंग, मिलते हैं कल ऑफिस में। अगले दिन मैं ऑफिस में गया। ऑफिस में घुसते ही गेट कीपर क्या बोलता है मुझे कि सर आपकी केबिन में जाने से पहले बॉस से मिलना, बॉस को आपको याद किया बॉस ने। मैं बॉस के केबिन में गया, बॉस ने मुझे पानी पिलाया, मुझे सिट डाउन कहा। ऐसा बॉस ने मेरे 8 साल के करियर में पहली बार बोला, सिट डाउन और पानी पिलाया। ऐसा तो मेरे साथ कभी हुआ ही नहीं था। मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा था कि मेरा बॉस मेरे साथ ऐसा क्या कर रहा है। मैं चुपचाप जाकर बैठ गया। मेरे बॉस ने फिर धीरे से बोला कल मजा आया ना? मैंने कहा सर बहुत मजा आया। एक बार रिकन्फर्म किया, वास्तव में मजा आया ना? मैंने कहा हाँ सर, झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, वास्तव में मजा आया। तो उसने क्या किया, अपनी सीट के नीचे से एक बैग निकाला और मेरे सामने रख दिया। उस समय इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए एक किट को परचेज करना पड़ता। किट किट किट। अभी डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स के मुताबिक डायरेक्ट सेलिंग की किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए आपको एक फूटी कोड़ी खर्च नहीं करनी पड़ती। लेकिन जब मैंने इस बिजनेस को चालू किया उस समय एक 1260 रुपए की किट आती थी। उसमें 3 जोड़ी कपड़े आते थे, 3 पैंट पीस, 3 शर्ट पीस। उस समय इस बिजनेस में उस किट को खरीदना कंपलसरी हुआ करता था। और उन्होंने मेरे सामने किट रख दी। मैंने सोचा अगस्त का महीना है, अक्टूबर में दिवाली आने वाली है, शायद बॉस दिवाली का गिफ्ट एडवांस में दे रहे होंगे। तो मैंने थोड़ी सी जिप को खोला और देखा अंदर कपड़े थे। मैंने कहा जरूर ये गिफ्ट होंगे। तो मैंने बॉस को कहा बॉस थैंक यू, धन्यवाद। तो बॉस ने कहा धन्यवाद नहीं बेटा, 1260 रुपए चाहिए। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा 1260? मैंने सर 1260 रुपए क्यों? वो कहा कल मजा आया था ना। कल मजा अगर आया है तो ये 1260 रुपए में तुम्हें परचेज करना पड़ेगा। यही तो बिजनेस बता रहा था मैं। अब मैं बहाने बनाने लगा। मैंने कहा सर, महीने का अंतिम समय चल रहा है, हमारी जेब में 1260 रुपए थोड़ी है। तो मेरा बॉस मुझे कहता है मुझे पता। इसे कहते हैं परफेक्ट तैयारी। मैंने बॉस को धीरे से कहा बॉस 1260 रुपए लास्ट दिनों में कहाँ मिलते हैं? तो बॉस ने कहा मुझे पता, जितने भी कर्मचारी है ना, सारे जितने भी कर्मचारी है वो सारे कर्मचारी की 1 से 7 निकलती है खुशी खुशी। 1 से 7 क्या निकलती है? खुशी खुशी। 7 से 14 निकलती है राजी खुशी। 14 से 21 निकलती है कसा कसी। और 21 से 28 फाका कसी निकलती है। सारे कर्मचारियों का यही हाल है। किसी भी कर्मचारी का हाल दूसरा नहीं है। सारे एंड में आते आते सारी चीजें 1 तारीख पे जाने लगती है। तो बीबी अगर 27 तारीख को कुछ बोल दे कि ये चीज चाहिए, तो हम बीबी को क्या बोलते हैं? 1 तारीख को दिलाएं। वापस हर कर्मचारी की 1 तारीख पर बात चले जाती। तो मेरे बॉस ने मुझे कहा मुझे पता है, इसलिए मैं पेपर लेके आया हूँ, तू इस तरह साइन कर, तेरी जब सैलरी आएगी ना ऑटोमेटिक 1260 रुपए कट कर मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। तो उन्होंने मुझे साइन करने के लिए कहा और पेन हाथ में दे दिया।
पेन हाथ में देते ही मैं 2 मिनट सोचने लगा, साइन करूं कि नहीं करूं। तो भगवान ने एक गुण मेरे अंदर दिया, एनालिसिस करना मुझे आता है कि किस चीज को करूंगा, क्या डिलीवरी करूंगा तो कैसा शॉट मेरे ऊपर वापस आएगा। ये भगवान ने बचपन से एनालिसिस करने का तरीका मुझे दिया। तो मैंने पेन हाथ में लेकर थोड़ा सोचा, अगर मैं साइन नहीं करूं तो मेरे दिल ने बोला कि बेटा अगर साइन नहीं किया ना तो ये तेरा बॉस है, तेरा बाप है कंपनी। अगस्त का महीना चल रहा है, अक्टूबर में लगने वाला है इंक्रीमेंट, और इंक्रीमेंट की कमिटी में तेरा बॉस बैठता है। अगर बॉस नाराज हो गया तो इंक्रीमेंट आधा कर देगा, इसलिए बॉस को खुश करना जरूरी है। मैंने फटाफट कैलकुलेशन की, अगर 1500 रुपए का इंक्रीमेंट लग रहा है और 1200 रुपए की किट है तो 1 महीने में मेरा पैसा कवर हो रहा है, और 12 महीने करने तो कितना कवर हो जाएगा, और पूरी जिंदगी का मामला करूं तो 8-10 लाख का नुकसान होगा। तो मैंने फटाफट साइन कर दिए। मैं कोई पंगा नहीं लेना चाहता था बॉस से, और किट ले ली। भगवान कसम अगर मैं आपको बताऊं कि वो किट पहली जो मैंने ली ना, वो मैंने किस जगह पर फेंकी मुझे अभी तक भी पता नहीं, क्योंकि उस किट लेने तक मुझे ये पता ही नहीं था कि मुझे इस बिजनेस को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मुझे कुछ भी पता नहीं। लेकिन जब मैंने किट ले ली ना तो ज्वाइनिंग हो गई मेरी, फॉर्म भर दिया गया। और जब ज्वाइनिंग होती है ना तो आपकी अप्लाई की डायरी में आपका नाम लिख दिया जाता है। आप भी जब किसी को ज्वाइन कराते हैं ना तो ज्वाइनिंग करने वाले लोगों की लिस्ट बनाना चालू कर देते हैं, उनके फोन नंबर आगे लिख लेते हैं, और फिर उनको बात करते हैं, उनको फॉलो अप करते हैं, उनको इन्विटेशन देते हैं। तो मेरी अप्लाई ने मेरा नाम लिख दिया, मुकेश कोठारी। अब मेरी अप्लाई ना हर 5-7 दिन में मुझे परेशान करती थी, आ जाओ मीटिंग है आ जाना, आज यहाँ मीटिंग है आ जाना। और मैं क्या है बहाने बनाता रहता था, सर आज तो मैं यहाँ बिजी हूँ, आज तो वहां बिजी हूँ। आपके साथ भी जो डिस्ट्रीब्यूटर होंगे इसी तरह के बहाने बनाते होंगे। आई नो वेरी वेल, आप जिस सिस्टम पे अभी चल रहे हैं उस सिस्टम से मैं चल चुका हूँ, और जो आपके साथ चैलेंज आते हैं वो मुझे पता है कि क्या क्या चैलेंज एक व्यक्ति के जीवन में आते हैं, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि जो आप लोगों के साथ, आपके साथ जो जितनी भी घटनाएं हो रही है वो सारी की सारी घटनाएं हमारे साथ हो चुकी है। कोई नई चीज नहीं है जो आपके साथ हो रहा है, ये एक प्रोसेस है जो सबके साथ होना है। लेकिन 3-4 मीटिंग में इनवाइट किया, नहीं गया ना, तो एक दिन संडे के दिन बॉस ने कहा सुबह 10 बजे काउंसलिंग मीटिंग है और मेरे घर पर आ गया। अब संडे के दिन मैं बहाना नहीं बना सकता था, और बॉस को रोज का रोज बहाना बनाना ठीक भी नहीं था। मैं संडे के दिन घर पर चला गया, और संडे के दिन जब मैं घर पर चला गया तो मैंने देखा कि 8-10 आदमी जो बॉस की टीम में ज्वाइन थे वो सब लोग वहां पर आए थे और काउंसलिंग चल रही थी। मैं भी जाकर बैठ गया। काउंसलिंग क्या है, नोट दिस पॉइंट, इस बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना तो काउंसलिंग इज मस्ट। क्यों जरूरी है? क्योंकि सेमिनार में वन वे संवाद चलता है। अभी जूम की मीटिंग चल रही है, अभी आप लोग यूट्यूब पर हैं, तो मैं बोल रहा हूं, आपको बोलने का अधिकार नहीं। अगर सबको बोलने का अधिकार दें तो ये मीटिंग 1 घंटे की 1 साल में भी खत्म नहीं। यहां पर वन वे संवाद चलता है, मैं बोल रहा हूं आपको सुनना है, लेकिन काउंसलिंग में ऐसा नहीं होता। काउंसलिंग में टू वे संवाद चलता है। काउंसलिंग में कंफ्यूजन निकलते हैं, काउंसलिंग में मन का भार हल्का होता है, काउंसलिंग में आपके अंदर की जो भड़ास है वो निकल जाती है। काउंसलिंग में आपके मन में जो छोटी छोटी शंकाएं हैं जिसकी वजह से आपने बड़ा बवंडर अपनी लाइफ में बना रखा है वो दूर हो जाती है। जैसे आपके पैर पर एक गांठ हो गई, होला हो गया, पकौड़ा हो गया, अगर आप डॉक्टर के साथ काउंसलिंग नहीं करें तो आप उस फोड़े को देख देख कर कंफ्यूज होते रहेंगे। अरे भाई ये कौन सी बीमारी आ गई, कहीं ये कैंसर तो नहीं है, कहीं मैं प्रॉब्लम में तो नहीं फंस जाऊंगा, क्योंकि आप वन में सोच रहे हैं, और सोचने का कोई एंड नहीं। इसी तरह जब कोई आदमी डिस्ट्रीब्यूटर बनता है, 2-3 लोगों से बात करता है, 2-3 लोग उसे मना करते हैं, वो कुछ भी सोचना चालू कर देता है। वो क्या सोचता है, बिजनेस ही खराब है, मुझे समझाना नहीं आता, मेरी अपलाइन को बहुत अच्छा पटाना आता है, मेरी अपलाइन बोलने में माहिर है इसलिए वो कामयाब है, वो थोड़ा सा यंग है इसलिए कामयाब है, वो थोड़ा जवान है इसलिए कामयाब है, वो बूढ़ा है इसलिए कामयाब है। मन में बातें चलती है। जब तक आप पूछते नहीं तब तक शंका का समाधान नहीं होता। जब डॉक्टर के साथ आप काउंसलिंग करते हैं, वन वे संवाद करते हैं, पहले आप टू वे संवाद करते हैं, पहले डॉक्टर को आप फोड़ा बताते हैं, डॉक्टर उस फोड़े को देखता है,
फिर डॉक्टर आपको राय देता है, चिंता की बात नहीं है, इसका हम थोड़ा एक्सरे करेंगे और एक सीटी स्कैन करेंगे, ये सिंपल सी गांठ है, एक ऑपरेशन करेंगे, हम निकाल देंगे। लेकिन जब तक आप काउंसलिंग नहीं करते तब तक बार बार सोचते हैं कि अगर ये कैंसर हो गया तो। इसी तरह जब आपकी टीम में कोई डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करता है तो जब वो थोड़ा अनुभव लेता है तो उसके मन में बहुत सारी शंकाएं पैदा होती है उसके अनुभव के आधार पर, और जब आप काउंसलिंग कर लेते हैं तो शंकाएं धीरे धीरे खत्म होना चालू होती। मेरा नंबर आया, मेरे बॉस ने कहा व्हाट अबाउट यू, आप कुछ करते क्यों नहीं? मैंने बॉस से कहा क्या करना है सर, आप मुझे कुछ बताते नहीं तो मैं कुछ करता नहीं। अरे वही तो करना है जो मैंने तेरे साथ किया तू लोगों के साथ कर। और बाप रे, ये क्या बोला, जो मैंने तेरे साथ किया तू लोगों के साथ कर। मैं फुल कंफ्यूज। मैंने बॉस से कहा बॉस आप बताओ आपने मेरे साथ किया क्या है? तो बॉस ने कहा नहीं नहीं सिंपल सा, मैंने तुम्हें मीटिंग में ले गया, तुम्हें मीटिंग में ले गया, तुम्हें मजा आया, तुम्हें मजा आया तो मैंने तुम्हें किट दी 1260 में। किट मैंने अपने घर पे नहीं बनाई, वो कंपनी की थी, कंपनी की किट को मैंने तुम्हें दिया तो कंपनी का हो गया बिजनेस, तुम्हें मिल गया फायदा डिस्काउंट, और मेरे थ्रू बिक गई तो मुझे मिल गया कमीशन। यही है बिजनेस, तुम भी ऐसा करो तो तुम्हारे को भी मिलेगा कमीशन। ऐसी बात करते ही मैं एकदम चौंक गया। बॉस के सामने पहली बार मैंने गुस्से में बोला बॉस ये क्या करवा रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं आप? हमारी कंपनी 3 करोड़ मीटर कपड़ा पर मंथ बनाती है और हमारी टीम 3 करोड़ मीटर कपड़ा बेचती है, आप और हम लोग मिलकर, और आप 3 जोड़ी कपड़े मेरे से बिकवाना चाहते हैं। मैंने बॉस को बोला बॉस एक राय देना चाहता हूं, उस दिन तो आपने मेरे से राय नहीं ली, आज मैं राय देना चाहता हूं कि ये आपके स्टैंडर्ड का और मेरे स्टैंडर्ड का बिजनेस नहीं है। हम बेचने वाले लोग नहीं है, हम द सेल्समैन, सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर हैं, हमारे बेल का एक काम नहीं, हम बेचने वाले लोग थोड़ी। मेरा बॉस मुझे घूर कर देख रहा, मेरे बॉस को राय दी, बॉस को गुस्सा। बॉस ने कहा अच्छा तुझे सेल करने में शर्म आती है? मैंने कहा नहीं बात ये नहीं है, ये 3 कपड़े सेल करने में शर्म आती। तो मेरे बॉस ने कहा जिस तू कंपनी में काम करता है ना बेटा, उस कंपनी के मालिक ने शुरुआती बिजनेस ऐसे ही किया होगा 3 कपड़ों से, आज बड़ी फैक्ट्री तो आज लगी है मालिक के, और तुझे जिस सेल करने से शर्म आती है ना, तुझे भूलना नहीं चाहिए कि जिस कंपनी में तू काम करता है वो तेरे इसको सेल ही कराती है, और तेरी कंपनी अगर टॉप पर गई है तो सेल की वजह से ही गई है, और तुझे सेल करने में शर्म आती है। दुनिया का एक आदमी बता जो बिना सेल के टॉप पर चला गया? टाटा सेल करके टॉप पे है, बिरला सेल करके टॉप पे है, रिलायंस सेल करके टॉप पर है, टेस्ला सेल करके टॉप पर है, बिल गेट्स सेल करके टॉप पर है, जुगंबर सेल करके टॉप पर है। बिना सेल किए तो जा ही नहीं सकता कहीं पर भी। मैं घूम के देखने लग गया। मैंने कहा बॉस को गुस्सा आ गया, अरे बाप रे। उसने मुझे धीरे धीरे से कहा कि बेटा सेल तो करना पड़ेगा, जीवन में आगे जाना है तो इस सेल से प्यार करना पड़ेगा। जब मैं छोटा था ना, तब मेरे को, जब मैं नौकरी करता था तो मैं जिस भी सिटी में जाता था एक ही चीज देखता था, यहाँ ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे भिलवाड़े में नहीं है, साला यहाँ से ले जाऊंगा और सेल कर दूंगा। सेल करने से कभी शर्म नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे हमारे साथी बैठे होंगे जो नौकरी करते होंगे सरकारी, 60-70 हजार रुपए मिलते होंगे, बिजनेस करते होंगे, उन्हें सेल करने से प्रॉब्लम। मेरे भाई सेल का कोई पर्याय ही नहीं, सेल किए बगैर तो आप टॉप पे जा ही नहीं सकते। सेल का मतलब सामान सेल करने से नहीं है, सेल का मतलब अपनी आइडियोलॉजी से आप अगर सामने वाले को कन्विंस कर लेते हैं, सेल इज डन। सेल अगर केवल सामान की ही होती है तो फिर LIC वाले क्या बेचते? अगर सेल अगर सामान की होती है तो हवाई जहाज वाले क्या बेचते? सेल अगर सामान की होती है तो ट्रेन वाले क्या बेचते हैं? ट्रेन बेचते हैं क्या तुम्हारे को? वो तो सेवा ही बेचते हैं ना। जब तुम जयपुर से रवाना होकर दिल्ली जाते हो ना, तो जयपुर में आप ट्रेन में बैठते हैं और दिल्ली में छोड़ देते हैं, दिया कुछ नहीं, सर्विस दी है आप। तो सेल का मतलब सामान बेचना नहीं होता, सेल करना तो पड़ेगा, बिना सेल किए टॉप पे कोई गया नहीं। नेता क्या करता है? नेता भी तो सेल करता है।
वो क्या करता है, अपनी आइडिया सेल करता है, अपनी होप को सेल करता है। नरेंद्र मोदी ने क्या बोला कि भाई और बहनों, मुझे गुजरात का आपने जब चीफ मिनिस्टर बनाया था, मैंने गुजरात की रोडें ये कर दी, मैंने वहां पर ये कर दिया, बिजली के प्लांट लगा दिए, पर कैपिटा इनकम कर दी, उद्योग को बढ़ा दिया और रोजगार दे दिया, ये कर दिया वो कर दिया, अगर तुमने भारत का प्रधानमंत्री मुझे बना दिया तो मैं भारत को ये कर दूंगा। और आप कन्विंस हो गए, सेल इज डन, आपने वोट दे दिया और वो प्रधानमंत्री बन। जब आप अपनी आइडियोलॉजी से कन्विंस करते हैं तो ही वो सेल कंप्लीट हो जाती है। सेल के बिना तो न नेता टॉप पर जा सकता है, न अभिनेता टॉप पर जा सकता है, न कोई भी LIC टॉप पर, इंश्योरेंस टॉप पर जा सकता है। सेल तो करना पड़ेगा। अगर आप सेल करने के लिए तैयार हैं तो मैं 15 मिनट आपसे बात करूंगा और ऐसी बात करूंगा जो आपके जीवन को 360 डिग्री एंगल से घुमा देगी और 100% आपकी गारंटी है आपकी प्रोग्रेस हो जाएगी। लेकिन मुझे वादा करना पड़ेगा। वादा क्या करना पड़ेगा कि हम तैयार हैं, आज के बाद हम सेल से नहीं डरेंगे और सेल से घबराएंगे नहीं। और अगर आपको सेल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो दुनिया के टॉप पर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 500 रुपए के बॉन्ड पर मुकेश कोठारी क्लिक कर दे सकते। जिसको सेल से प्यार हो गया वो जीवन में किसी भी क्षेत्र में जा सकता है, कहीं पर भी जा सकता है। जिसको सेल से प्यार हो गया वो जीवन में टॉप का व्यक्ति बनेगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में। मैं सिर्फ किसी प्रोडक्ट के सेल की बात नहीं कर रहा हूं। सेल से जिसको प्यार है वो टॉप पर जाएगा ही जाएगा, उसे कोई रोक। फिर उन्होंने मुझे धीरू भाई अंबानी की कहानी सुनाई। धीरू भाई अंबानी की कहानी थोड़ी लंबी है, मैं शॉर्ट में करके बताता हूँ। धीरू भाई अंबानी 12 साल में थे तब पाकिस्तान इंडिया का बंटवारा हुआ और इंडिया में आ गए, गुजरात के अंदर कच्छ में। और गुजरात में आने के बाद 12 साल की एज में वो अपनी स्कूलिंग खत्म करके गुजरात की कॉटन स्ट्रीट, कॉटन गलियों में जाने लगे और देखने लगे कि लोग बिजनेस कैसे करते। 2 साल तक वो लगातार गए। जब वो स्टूडेंट थे, बच्चे क्रिकेट खेलने जाते थे, वो बिजनेसमैनों के पास जाते और ये पता लगाते थे कि ये करते क्या। 2 साल में उन्होंने ये पता लगा लिया कि कॉटन कितने तरह की होती है, A ग्रेड की कॉटन कहाँ मिलती है, B ग्रेड की कॉटन कहाँ उगती है, C ग्रेड की क्या काम आती है, B ग्रेड की क्या काम आती है, किस ग्रेड की कॉटन की क्या रेट चलती है और मार्केट में किस व्यक्ति के पास कौन सी कॉटन पड़ती है। और 2 साल में उन्होंने ब्रोकरेज का बिजनेस चालू कर दिया। जब 14-15 साल के थे तब पैसा कमाना चालू कर दिया। साउथ अफ्रीका में ब्रिटिश पेट्रोलियम, BP, ब्रिटिश पेट्रोलियम पेट्रोल पंप लगाना चाहती थी। वहां एजुकेशन कमी थी, उन्हें पढ़े लिखे हिसाब किताब करने वाले आदमी चाहिए थे और साउथ अफ्रीका चले गए क्योंकि इंडिया से 10 गुना सैलरी उनको मिल रही थी। और वो 2 साल वहां पर काम करके वापस आए, पैसा कमा के आए। पैसा कमा के आने के बाद उन्होंने वो नहीं किया जो आप करते। 90% लोग जब पैसा कमाते हैं तो वो क्या करते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते, वो खर्च करते। और बिजनेस का नेचर है कि अगर आपने शुरुआत में बिजनेस किया और अगर आप रोज के 1000 रुपए कमा रहे हैं तो आपको 100 रुपया ही निकालना है जीवन के लिए। 900 रुपए बिजनेस का इन्वेस्टमेंट को करना है, तब बिजनेस बड़ा होगा। रोज 1000 रुपए कमा रहे हैं और 1000 ही आप बाहर निकाल देंगे, बिजनेस कभी बड़ा नहीं होगा। हमारे साथ भी यही रूल लागू। 3000 का चेक आया, हमने सबसे पहले एक शर्ट और पैंट खरीदा। अरे मेरे भाई, ये 3000 खर्च करने के लिए नहीं आए हैं, सीखने के लिए आए हैं। सीखने में इन्वेस्ट होना चाहिए। अगर 3000 का चेक आया होता और 200 रुपए की आपने बुक खरीदी होती पढ़ने के लिए तो मुझे लगता कि आपने इन्वेस्ट किया है। 3000 का चेक आया और 100 रुपए आप किसी सेमिनार में जाकर सीखने के लिए खर्च करते तो मुझे लगता, ट्रेनिंग में खर्च करते तो मुझे लगता कि आप कुछ कर रहे हैं। ये खर्चा करने की इनकम नहीं है। दिस इज द ओनली सिंपल सा आपको फंड दिया गया है जिससे आपको सहयोग मिले इस एजुकेशन को लेकर। तो धीरू भाई अंबानी जब पैसे कमा के आया तो आपकी तरह iPhone 13 नहीं लिया हुआ। उन्होंने मन से एक प्रश्न किया, ए भाई, मैं दुनिया का बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, क्या बनूंगा? तो उसका दिल क्या कहता था, नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि तेरे पास एजुकेशन नहीं है, क्योंकि तेरे पास इतनी बुद्धि नहीं है, क्योंकि तुम ज्ञानी नहीं है, तेरे पास बहुत सारा पैसा नहीं। तो इसको उसने पूछा, तो क्या फिर मैं जिंदगी भर ऐसे ही रहूंगा? तो उसने कहा नहीं, ये जरूरी नहीं, जा तो टॉप पे सकता है।
क्योंकि जो जो चीजें कामयाब इंसान के पास होती है ना, वो खरीदी जा सकती। ज्ञान खरीदा जा सकता। जैसे मैं ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, तो मैं आईआईटी इंजीनियर को अपने यहाँ पर जॉब पर रख सकता हूं, यानी ज्ञान को अपने पास ला सकता हूं। मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो एक्सपीरियंस आदमी को सैलरी देकर अपने पास ला सकता हूं। लेकिन एक चीज नहीं ला सकता, दैट इज कॉल्ड विजन, दूरदृष्टि। मुझे जाना कहां है, ये सिर्फ मैं जानता हूं, ये सामने वाले को मैं समझा नहीं सकता कभी। और जब जाना कहां है वो आपको पता है ना, तो बाकी सारी चीजें हो जाएगी। भूल जाइए कि आप कम पढ़े लिखे हैं, भूल जाइए कि आप लेडीज हैं, भूल जाइए कि आप बच्चे हैं, भूल जाइए कि आप बूढ़े हैं। आपका जन्म कामयाबी के लिए हुआ है, और कामयाबी तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। कामयाबी तुम लेकर रहोगे। तुम्हारे भाई को, पिताजी को, माँ को, ब्रदर को विश्वास है कि नहीं है? मुकेश कोठारी को विश्वास है कि तुम आजादी के लिए पैदा हुए हो, और तुम्हें आर्थिक आजादी मिलकर रहेगी। सिर्फ विजन बड़ा रखना, क्योंकि दुनिया में नौकर दिमाग लगा सकते हैं, दुनिया में नौकर राय दे सकते हैं, लेकिन दुनिया में नौकर सोच नहीं सकते। सोच आपके पास। आगरा का ताजमहल कारीगरों ने बनाया था, लेकिन सोच उस व्यक्ति की थी जिसने आगरा के ताजमहल का सपना अपने दिमाग में देखा। कुतुब मीनार बनाई कारीगरों ने थी, लेकिन कारीगरों का नाम कोई जानता तक नहीं। नाम उसका जानता था जिसकी सोच थी कि मुझे दुनिया की सबसे बड़ी मीनार बनानी। आपको कहां जाना है, यू हैव टू डिसाइड। दुनिया क्या कहती है, जाए भाड़े में दुनिया। आपका अगर विजन क्लियर है ना, मुझे कहां जाना है, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें वहां पर जाने से रोक नहीं सकती। मुकेश कोठारी वादा करता है, आपने सोच लिया मुझे जाना है, आप जाएंगे, क्योंकि विजन देख आप सकते हैं। विजन तुम्हारे नौकर, तुम्हारी डाउनलाइन तुम्हारा विजन नहीं देख सकती। विजन आप अपना खुद देख सकते। तो धीरू भाई अंबानी ने पूछा क्या करेंगे, तो धीरू भाई अंबानी ने कहा कि तू सब कुछ कर सकता है, लेकिन सोच तू सकता है, बाकी सारे काम तो तेरे नौकर भी कर सकते। तो धीरू भाई अंबानी की जब सैलरी 500 रुपए थी ना, तब उन्होंने 5,000 रुपए का मैनेजर रखा। कौन सा मैनेजर? जो उससे ज्यादा पढ़ा लिखा था, उससे ज्यादा अनुभवी था, उससे ज्यादा उम्र में भी अनुभवी था। उसको नौकर को रखकर धीरू भाई अंबानी विजन कहते थे, मुझे बड़ा बिजनेस करना है, कैसे करूंगा तू बता। मुझे बड़ा बिजनेस करना है, कैसे करना है तू बता। तू पढ़ा लिखा है, तेरे अंदर दिमाग है, तू कैसे बताना, मैं करता हूं। और एक आदमी ऐसा रख लिया जो एग्जीक्यूशन करता था। धीरू भाई अंबानी सोचता था, और देखते ही देखते धीरू भाई अंबानी कॉटन इंडस्ट्रीज के किंग बन गए। फिर उन्हीं मैनेजरों ने उनको बताया कि पॉलिस्टर क्या होता है, कहाँ मिलता है, कैसे बनता है। धीरू भाई अंबानी उन्हीं के सारे पॉलिस्टर की दुनिया के सबसे बड़े कारोबारी बन गए। और फिर धीरू भाई अंबानी जब पेट्रोल पंप, पेट्रोलियम में गए, उस समय तो पेट्रोलियम का नामो निशान पता नहीं था। उन्हीं के कर्मचारियों ने उन्हें बताया कि आने वाले समय में स्कोप पेट्रोल का है, दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी लगाते हैं। और उन दिमागदार लोगों के सारे विजन देखा, और धीरू भाई अंबानी ने आज इतनी बड़ी रिफाइनरी खड़ी की। लेकिन धीरू भाई अंबानी ने रिफाइनरी खड़ी की, तो उसके पीछे धीरू भाई अंबानी का हाथ नहीं है कामयाबी में। धीरू भाई अंबानी अगर कामयाब है तो उनके नेटवर्क का हाथ। धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप खोदकर फुल पेट्रोल भरते ना, तो कामयाब नहीं होते। उन्होंने नेटवर्क बनाया, 10,000 पेट्रोल पंप का नेटवर्क बनाया। 10,000 लोग 24 घंटे जब जब भी कोई पेट्रोल बेचते हैं, तो धीरू भाई अंबानी को इनकम देने से कोई दुनिया की दाल रोक नहीं सकता। धीरू भाई अंबानी सो भी रहे हैं ना, तो इनकम धीरू भाई अंबानी के पास आएगी, क्योंकि नेटवर्क उसके लिए काम कर। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं, बताइए। जब नेटवर्क काम करता है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती आपकी कामयाबी। देखते देखते 10,000 लोगों का नेटवर्क बना। लेकिन इस सिस्टम का माइनस पॉइंट यह था कि धीरू भाई अंबानी एक बना। धीरू भाई अंबानी सिर्फ एक बना। थोड़ा सोचो कि धीरू भाई अंबानी के पास अगर आपने पेट्रोल पंप लिया, और आपको धीरू भाई अंबानी से बिना पूछे पेट्रोल पंप खुलवाने की अनुमति होती, तो आप भी धीरू भाई अंबानी बनते कि नहीं बनते?
आप भी धीरूभाई अंबानी मत थे, लेकिन उस क्रेडिट सिस्टम में एक व्यक्ति को फायदा हो। थोड़ा सोचो कि आरसीएफ मिनिस में पेट्रोल पंप है और आपको पेट्रोल पंप मैंने दिया और आपको भी अधिकार मिल जाए कि आगे पेट्रोल पंप दे दें, और जिसको भी पेट्रोल पंप दिया उसको भी अधिकार मिल जाए आप पेट्रोल पंप दे दें, तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। यही है आरसीएफ मैनेस। नमकीन बनाती है आरसीएफ मैनेस, अनलिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटरशिप देती है आपको। आप खाइए, आप बेचिए और आप बिचवाइए। क्या वही सिस्टम नहीं है? और दुनिया में कोई भी आदमी अमीर इसलिए बनता है। एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी बात को एंड करूं। इस कहानी को समझ गए सारा काम हो गया। द पैराबल ऑफ पाइपलाइन एक बुक है, उस बुक पे, उस किताब में इस लाइन को मैंने, एक गांव में दो बच्चे 18 साल के हो गए, बात 500 साल पुरानी है, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी, जब मशीनरी जेसीबी मशीन नहीं होती थी। दो बच्चे जवान हो गए, उनके ऊपर दबाव आया, तो क्या करें वो सोचते थे। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि गांव के 5 किलोमीटर दूर मीठे पानी की झील है, सारी लेडीज सुबह 4 बजे झील पर पानी भरने जाती है, तो क्यों ना हम 2 बकेट खरीद लें, और जो लोग नहीं लेना चाहते हम पानी भर के लाएंगे और गांव के चौराहे पे खड़े होंगे, 1 पैसे में 1 बाल्टी बेच देंगे। लोगों को, गांव के लोगों को, जो अमीर लोग थे, उनको ये सिस्टम बहुत पसंद आया, उनके पानी बिकने लगा। अब वो रोज 4 बार घूमते थे, 8 पैसा रोज कमा लेते थे। धीरे धीरे वो पैसे वाले होने लगे। इस बिजनेस को देखकर कॉपी होने लगी। गांव के 200-200 बच्चे इसी काम को करने लगे, सबको रोजगार मिल रहा था। लेकिन 2 बच्चे में से एक बच्चा बार बार पहले बच्चे को कहता था, अरे भाई ये पानी हम कब तक लाएंगे, एक दिन क्या हमारी कमर झुक नहीं जाएगी, एक दिन क्या हम बूढ़े नहीं हो जाएंगे? तो पहले दोस्त ने कहा, हो तो जाएंगे भाई, लेकिन जीवन तो यही है ना, एक दिन बूढ़े हो जाएंगे। जैसे हमारे माँ बाप आज हमारे ऊपर निर्भर है, कल हम अपने बच्चों पर निर्भर हो जाएंगे, यही तो जीवन है। तो दूसरे दोस्त ने कहा, नहीं, मैं ऐसा जीवन नहीं जीना चाहता, मैं तो ऐसा कुछ करना चाहता हूं कि मैं चला जाऊं तो भी मेरे थ्रू वो काम होना चाहिए। मैं किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहता, मैं टाइम फ्रीडम चाहता हूं, मैं इनकम की फ्रीडमनेस चाहता हूं, मैं अनलिमिटेड अपने हाथ पर नेटवर्क बनाना चाहता हूं, मैं किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहता। तो पहले बच्चे ने कहा, क्या करेगा? वो कहे, यार भाई नया काम करते हैं जो अब तक कभी पृथ्वी पर नहीं। क्या करेंगे? हम ना 5 किलोमीटर दूर मीठे पानी की झील से एक पाइपलाइन गांव तक लेकर आ जाए। उस समय जेसीबी मशीन नहीं हुआ करती थी दोस्तों, ऐसी कोई बात करता था तो हंसी आती थी। जैसे आज के 100 साल पहले कोई आदमी ये कहता कि अमेरिका में मैच होगा और तुम्हें इंडिया में दिखाएंगे, तो हंसी आती थी। उसी तरह उसके ऊपर भी गांव वाले हंसने लगे, दोस्त हंसने लगे, लेकिन उसने बात रख ली कि मैं 8 पैसे की जगह अब 4 पैसा ही कमाऊंगा। 8 पैसे की जगह 4 पैसा ही कमाऊंगा, क्योंकि पेट भरना जरूरी है, यानी पार्ट टाइम में कोई दूसरा काम करूंगा, लेकिन रोज 4 पैसे का इन्वेस्ट करूंगा और पाइपलाइन खोदूंगा। गांव वाले लोगों ने बहुत हंसी उड़ाई, लेकिन उसने काम जारी रखा। अब वो लगातार पाइपलाइन खोदता था, बार बार पाइपलाइन खोदता था, और बार बार कभी धूल आंधी आती, पाइपलाइन भर जाती, कभी बाढ़ आती, पाइपलाइन बंद हो जाती। आपके साथ भी ऐसा ही होता है। आप भी कभी किसी को डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन कराते हैं, लेकिन वो काम नहीं करता। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चिढ़ने वाले लोग होते हैं जीवन में। आप पाइपलाइन रात को खोल के जाते हैं और सुबह वो पैर से ढसा देता है उसको। आपके साथ भी ऐसा होता है, जब आप इसको ज्वाइन कराते हैं और दूसरी कंपनी का लोग आकर उसे फिर दूसरी कंपनी में ज्वाइन करा लेते हैं। जो आपके साथ हो रहा है वो उसके साथ भी होता है, सेम टू सेम, कुछ भी अंतर नहीं, जो सेम हो रहा है। लेकिन उसने कर्म जारी रखा। 1 साल तक उसने पाइपलाइन खोली और वो 1 किलोमीटर की पाइपलाइन खोद चुका था 2 साल के। जब 1 किलोमीटर की पाइपलाइन कंसिस्टेंसी के साथ किया तो खुद गई, जैसे आप रोल्टी में पहुंचते हैं वैसे वहां तक आ गया। जब पाइपलाइन खुद गई तो अब गांव में 2 तरह के विचार हुए। कुछ लोग कहते थे पाइपलाइन बन तो सकती है यार, और कुछ लोग कहते थे ये पाइपलाइन कभी बन ही नहीं सकती। आप भी जब रॉयल्टी पे आते हैं, आपके साथ भी 2 तरह के लोग आ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं हो सकता है, और कुछ लोग कहते हैं कभी हो ही नहीं। लेकिन उसने खोदने का क्रम जारी रखा और 10 साल के बाद उसकी पाइपलाइन कंप्लीट। जब पाइपलाइन कंप्लीट हो गई तो गांव में पहले 1 पैसे में 1 बाल्टी पानी बिकता था। जब उसने पाइपलाइन खरीद ली तो मेरी तरह से चेयर पर बैठ गया, उसने नल लगा दिया और वो केवल नल खोलता था, बंद करता था। गांव में ऐलान करा दिया कि अब 5 पैसे में पूरा महीना पानी लीजिए, अनलिमिटेड। जैसे मोबाइल की कंपनी आ रही थी, जियो आया, सबको उड़ा दिया ना,
वैसे उस व्यक्ति ने सबको उड़ा दिया। उसने रेट कम कर दी और बस वो केवल आता था और नल खोलता था, पानी भरता था। गांव में एक ही दिन में 100 के 100 लोग बेरोजगार हो गए। लेकिन ये आदमी अमीर होने लगा क्योंकि इसने 10 साल इन्वेस्टमेंट किया था, टाइम का इन्वेस्टमेंट किया। धीरे धीरे वो अमीर बन गया, उसके पास पैसे आने लगे। तो पड़ोस के गांव के लोग आए, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर भी पाइपलाइन डाल दो। तो उसने एक कर्मचारी रख के पड़ोस में भी पाइपलाइन डाल दी। गांव में उसका नेटवर्क बनने लगा। उसके दिमाग में आइडिया आया कि मैं नल कब कब खोलूंगा, बंद करूंगा, ये तो हार्ड वर्क है, क्यों ना इसे स्मार्ट वर्क में बदल दिया जाए। तो उसने लोगों, क्योंकि उसके पास पैसे थे, लोग थे काम करने वाले, तो उसने धीरे धीरे कनेक्शन दे दिया घरों में। अब नल खोलने का काम भी घर वाले ही करते थे और वो मस्ती से सोता था, कभी इधर घूमने जाता था, कभी उधर घूमने जाता था, कभी शादी में जाता था। आज सब कुछ उसके पास। मुकेश कोठारी के जीवन को भी ऐसे ले लिया। आज के 22 साल पहले एक पाइपलाइन बनाना चालू किया और आज हमारी पाइपलाइन कंप्लीट है। मैं 1 घंटा आपसे बात कर रहा हूँ, 1 करोड़ का माल बेच चुका हूँ अपनी टीम में, 1 करोड़ रुपए का। 1 घंटा मैंने फालतू की बातें आपसे की और 1 करोड़ का माल भी किया क्योंकि पाइपलाइन कंप्लीट हो गया। आज मैं 1 महीने के लिए लंदन जाता हूँ ना, तो मेरा बिजनेस और बढ़ावा मिलता है। आज मेरे पास लंदन घूमने का टाइम है, पैसा है, 1 महीने का खर्च नहीं करते, उससे पहले ज्यादा आ जाता है। प्यार है, सम्मान है, इज्जत है, शोहरत है, सर्कल है, ये सब नेटवर्क बनाने की ताकत है। अगर कामयाब होना चाहते हो तो नेटवर्क बनाना। 3 काम करने, यूज द प्रोडक्ट, सेल द प्रोडक्ट, बिल्ड द नेटवर्क। इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो तो पहला काम करना 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। 2500 बीवी से नीचे कभी भी आपका बीवी बनता है, जिसे पीवी कहते हैं, पॉइंट वैल्यू 2500 से नीचे की बनती है आपकी, तो आप इस बिजनेस में टाइम पास कर रहे हैं। सबसे पहले, जब तक मैं यूज नहीं करूंगा तब तक रिकमेंड नहीं करूंगा। अरे गदर फिल्म तुमने देखी नहीं, आप तारीफ कैसे करोगे? घर में अगर एक भी प्रोडक्ट दूसरा पाया जाता है, उसे तुरंत निकालेंगे और एक नारा देंगे, 2500 एवरी मंथ, मिनिमम से मिनिमम 2500। तो बाकी डायमंड क्लब, स्टार डायमंड क्लब और क्राउन क्लब करेंगे, उनकी बात अलग, लेकिन 2500 का बीवी आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि 100% प्रोडक्ट यूज करे बिना काम चलने वाला। दूसरा, सेल द प्रोडक्ट। अगर 2500 के घर में इस्तेमाल आप करते हो तो 7500 के प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो। अरे मेरे भाई, 200-250 रुपए का माल भी पर डे सेल आप नहीं कर पाते हो, 250 पीवी आप नहीं बना पाते हो, फिर सपने देखने का अधिकार नहीं। दुनिया में जो भी अमीर बना ना, वो सेल की वजह से। अगर आप सेल नहीं कर पाते तो फिर आपको सपने देखने का अधिकार है ही। एंड थर्ड इज बिल्ड द नेटवर्क। जब किसी के पास आप जाते हैं तो सीधा प्लान बताने की जरूरत, प्लान से शुरुआत की। मेरा नाम यह है, पूरा परिचय दीजिए। मैं एक स्वास्थ्य मिशन पे काम करता हूं, मेरा ये प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज मेन। अगर अभी जो प्रॉब्लम है पूरी दुनिया में, ये प्रॉब्लम चल रही है, यह आंकड़ा पूरी गाइडलाइन के साथ, पूरी बुक होनी चाहिए, पूरी किताब आपके पास होनी चाहिए, पूरी प्रेजेंटेशन बुक, है ना, मेरे पास कहां पर क्या है, पूरी प्रेजेंटेशन बुक रखने के बाद अगर वो प्रोडक्ट के बारे में बात करता है तो आपको प्रोडक्ट सेल करना है। लेकिन अगर वो कॉमर्शियल बात करता है कि आपको कितना फायदा है, इसमें कितना कमीशन मिल जाता है, तुरंत उसको प्लान की तरफ मोड़ देते हैं। हर व्यक्ति को प्लान दिखाना जरूरी नहीं। हम क्या करते हैं, हर व्यक्ति को प्लान दिखा देते हैं, इसकी वजह से वो खरीदने वाला भी बंद कर देते। अरे उसके नेचर में बेचना है ही नहीं, खरीद रहा है, तो आप उसे खरीदने नहीं देते। हर आदमी थोड़ी बिजनेस के लिए पैदा हुआ है। सृष्टि, सारे लोग अगर बिजनेस के लिए पैदा होते तो सृष्टि चलती नहीं। सरकारी कार्यालय में कौन आदमी होता और आपके बिजनेस में नौकर कौन होता? हर आदमी की सोच अलग अलग तरीका। और अगर ये काम आपने करा दिए, आपका काम हो जाए। ऐसे ऐसे यूनिक प्रोडक्ट है आरसी बिजनेस के पास, आप सोच नहीं सकते। गुड डॉट जैसे यूनिक प्रोडक्ट आपके पास है, जो पूरे वर्ल्ड में किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास है। हरीश संजीवनी जैसे प्रोडक्ट, क्या कहना है। लेकिन मैं जिस प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा प्रभावित हूं वो गामा ओरिजिनल, द फादर ऑफ न्यूट्रिएंट। आज भारत सरकार अपने राजपत्र में लिखती है कि हर बालिग आदमी को गामा ओरिजिनल का सेवन करना चाहिए। ऐसा दुनिया के किसी राजपत्र ने, किसी सरकार ने नहीं। उस गामा ओरिजिनल का आप कितना बड़ा काम कर सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। तो मेरे भाइयों, सीखने का कोई एंड नहीं है। सीखते रहोगे तो जीतते रहोगे, पढ़ते रहोगे,
आगे बढ़ते रहोगे और इसी तरह से आप लगातार सीखने का क्रम जारी रखना। डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको आर्थिक स्थिति से मजबूत कर सकता है, जो आपको टाइम की फ्रीडम दे सकता है, जो आपको प्यार, सम्मान, इज्जत, दौलत, शोहरत दे सकता है, बिना किसी बैकग्राउंड, बिना किसी रिजर्वेशन के। यहाँ पर एक सीट नहीं है। कलेक्टर आपकी सिटी में आपको बनना है तो एक ही सीट है। यहाँ पर कितने भी स्टार भी एक सिटी में आप बना सकते। यहाँ पर किसी एक चीज की लिमिटेशन है ही नहीं जो डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम है। और आरसीएम मतलब आरसीएम का कोई तोड़ नहीं है। इंडियन रेट, इंडियन कल्चर, इंडियन मेंटेलिटी, इंडियन रेट के प्रोडक्ट, इंडियन कल्चर के प्रोडक्ट, इंडियन मेंटेलिटी के प्रोडक्ट। पूरी दुनिया में कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है जो आरसीएम जैसे प्रोडक्ट, आरसीएम एक इस रेट में लेकर आ सके। जैसे आप ऐसे प्रोडक्ट कह सकते हैं वैल्यू फॉर मनी। दुनिया की किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के प्रोडक्ट सारे आदमी, आम आदमी नहीं खरीद सकते। आरसीएम में जैसी पूरी दुनिया की एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसको गरीब से गरीब आदमी और अमीर से अमीर आदमी कर सकता है। और ऐसा खजाना, ऐसा डायमंड आपके हाथ में आ चुका है और उसे भी अगर आप नहीं समझेंगे तो बहुत बड़ा चैलेंज आपकी लाइफ में आ सकता है। आपके बच्चे आपको कहेंगे दादाजी आरसीएम करने को मिल रहा था, आपने आरसीएम नहीं किया, क्यों हमारा जीवन आपने नरक बना दिया। काश उस समय अगर आपने आरसीएम ज्वाइन कर लिया होता तो आज हम कहां पर होते। लेकिन मुझे पता है आप में से कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो ऐसा कुछ करेगा और आप 101% आगे की तरफ जाएंगे, बढ़ेंगे। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपने मुझे बहुत ध्यान से सुना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने मुझे पेशेंस के साथ सुना। धन्यवाद।